Hello guys, I am AK Gautam and you are watching my YouTube channel AK Legal। तो दोस्तों आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कंसिडरेशन। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सीरीज में कंसिडरेशन टॉपिक है हमारा। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंसिडरेशन होता क्या है ये हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम इसके मीनिंग को समझते हैं, कंसिडरेशन का मीनिंग है क्या। तो कंसिडरेशन का जो सिंपल सिंपल मीनिंग है, समथिंग इन रिटर्न, यही कंसिडरेशन का मीनिंग है। मतलब किसी चीज के बदले में कुछ, जैसे कि वो कुछ भी हो सकता है, कुछ राइट्स हो सकते हैं, कुछ वैल्यू हो सकती है, या कोई आर्टिकल हो सकता है, वस्तु। तो वो कुछ भी हो सकता है कंसिडरेशन में, या ड्यूटी हो सकती है। तो एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे कि पी एग्रीज टू सेल हिज कार टू क्यू फॉर 50,000। मतलब पी एग्री होता है अपनी कार बेचने के लिए, किसको, क्यू को, 50,000 रुपए में। तो यहाँ पे क्या है, जो पी के लिए जो 50,000 रुपए मिल रहे हैं, जो पी को मिल रहे हैं, यहाँ 50,000 रुपए पी के लिए कंसिडरेशन है। और क्यू के लिए क्या कंसिडरेशन है, क्यू के लिए कंसिडरेशन है कार। क्योंकि पी को मिल रहे हैं 50,000 रुपए कार के बदले में, और क्यू को 50,000 के बदले में क्या मिल रही है, कार मिल रही है। तो उसके लिए कंसिडरेशन है कार। तो कंसिडरेशन का सिंपल सिंपल मीनिंग ये है कंसिडरेशन। आई होप आपको कंसिडरेशन क्लियर हो गया। अब हम इसकी डेफिनेशन भी देखेंगे जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दी गई है। तो चलिए कंसिडरेशन को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2D, कंसिडरेशन इज डिफाइंड एज व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिजर, प्रोमिजर के डिजायर पर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, डन और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, यानी कि प्रोमिजर के डिजायर पर प्रोमिसी और एनी पर्सन कुछ करता है और कुछ ना करने के लिए। ये इसमें तीनों फॉर्म में दिया गया है, पास्ट फॉर्म में, पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में। यानी कि पास्ट में कुछ करता है या नहीं करता, या प्रेजेंट में कुछ करने के लिए, कुछ ना करने के लिए, और फ्यूचर में। तो यहाँ पे प्रोमिसर के डिजायर पे होना चाहिए, प्रोमिसर के डिजायर पे प्रोमिसर और एनी अदर पर्सन कुछ करने या ना कुछ करने के लिए, समथिंग सच एक्ट और अब्सटेंस ऑफ प्रोमिस और प्रोमिस इज कॉल्ड ए कंसिडरेशन फॉर द प्रोमिस। तो ये इसकी डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन काफी कंफ्यूजिंग हो जाती है, तो मैं सिंपल से वे में समझाता हूँ और इसके इसेंशियल से आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कंसिडरेशन क्या है। क्योंकि कंसिडरेशन के बिना कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। यानी कि जो प्रोमिसर है, जो प्रोमिस करता है, उसके डिजायर पर सामने वाला पर्सन प्रोमिस ही कुछ करता है, या एनी अदर पर्सन उसके डिजायर को पूरा करता है, तो मतलब वो एक कंसिडरेशन है उस प्रोमिस के लिए। इसे कहते हैं कंसिडरेशन। अब इसको हम इसेंशियल, तो इसके इसेंशियल क्या क्या कहते हैं। फर्स्ट इसका इसेंशियल है, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। जो कंसिडरेशन है वो प्रोमिसर के डिजायर पे होनी चाहिए। अगर वो प्रोमिसर के डिजायर पे नहीं हो, कि ऐसा एक्शन जो प्रोमिसर के डिजायर पे ना हो, तो वो कंसिडरेशन नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल से मानिए कि मैं प्रोमिसर हूँ, मैंने प्रोमिस करा मैं अपनी कार सेल कर रहा हूँ, तो उसमें मेरे डिजायर होंगे कि मुझे इसकी वैल्यू मिले, वो 20,000 हो, 30,000 हो, कुछ भी हो। तो उसके जो वैल्यू होगी वो किसके डिजायर पे होगी, वो मेरे डिजायर पे होगी कि मैं क्या चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि थर्ड पर्सन के क्या डिजायर हैं उसके बेस पे मुझे कंसिडरेशन मिले। इससे रिलेटेड केस देखते हैं, केस से आप समझेंगे। तो केस है दुर्गा प्रसाद वैसे बलदेव का। इसमें क्या होता है, प्लेंटिफ बिल्ट एट हिज ओन एक्सपेंसिव, वो अपने एक्सपेंसिस पे शॉप बिल्ड करता है बाजार में, ऑन द ऑर्डर ऑफ कलेक्टर, किसके ऑर्डर पर, कलेक्टर के ऑर्डर पे। जो डिफेंडेंट होता है वो उस शॉप को एक्यूपाइड करता है और प्रॉमिस करता है कि वो कमीशन देगा प्लेंटिफ को, जो वो आर्टिकल बेचेगा। तो वो जो शॉप लेता है उसमें आर्टिकल जो बेचेगा उसके थ्रू, तो वो उसे कमीशन देता रहेगा हर आर्टिकल में, इन कंसिडरेशन ऑफ प्लेंटिफ हैविंग एक्सपेंडेड मनी इन कंस्ट्रक्शन, क्योंकि जो प्लेंटिफ का एक्सपेंड हुआ है मनी का कंस्ट्रक्शन में, उसके बदले में वो कुछ कमीशन देगा आर्टिकल पे। लेकिन वो क्या होता है, बाद में देने से वो मना कर देता है। तो उसमें कोर्ट क्या हेल्ड करते हैं, कोर्ट ये कहते हैं, इट वाज हेल्ड दैट शॉप्स वर कंस्ट्रक्टेड एट द ऑर्डर ऑफ कलेक्टर। तो जो शॉप कंस्ट्रक्ट करी थी वो किसके ऑर्डर पे करी थी, कलेक्टर के ऑर्डर पे, यानी कि वो कलेक्टर के डिजायर पे करी थी, नॉट द डिजायर ऑफ डिफेंडेंट्स। तो वो डिफेंडेंट के डिजायर पे नहीं थी, तो इसलिए वो कंसिडरेशन वैलिड नहीं है। Thus the promise between the plaintiff and defendants was without the consideration and therefore void। तो इसलिए जो उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट था उसमें कंसिडरेशन था नहीं, तो इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वो void हो गया। तो आपको ये कुछ, ये केस से समझ में आ गया होगा कि जो जो डिजायर है वो प्रोविजर की होनी चाहिए, उसके प्रोविजर की डिजायर पर कंसिडरेशन होना चाहिए। अब इसका सेकंड इसेंशियल देखते हैं एक बार। तो इसका सेकंड इसेंशियल ये कहता है, एक्ट और अब्सटेंस। जो एक्ट और अब्सटेंस है मस्ट बी डन बाय प्रोमिस और एनी अदर पर्सन। हमने डेफिनेशन पढ़ा था ना कि डन बाय प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। तो इसको भी हम एक केस से देखते हैं, कि जैसे कि ये केस है चिनैया वैसे रमैया। इसमें क्या होता है,
डिफेंडेंट्स मदर, जो डिफेंडेंट की मदर होती है वो एक गिफ्ट डीड बनाती है किसके लिए, डिफेंडेंट के लिए, विद द कंडीशन, एक कंडीशन लगाती है दैट द डिफेंडेंट शैल पे एन एन्यूटी टू द मदर्स ब्रदर, कि जो डिफेंडेंट है वो एन्यूटी पे करेगा किसको, मदर्स ब्रदर को, यानी कि अपने मामा को, जो उसकी मम्मी के भाई होते हैं उनको। तो डिफेंडेंट एग्री हो जाता है इस पे और वो एग्जीक्यूट भी हो जाती है राइटिंग में। लेकिन ऑन द रिफ्यूजल ऑफ डिफेंडेंट, बाद में डिफेंडेंट जो होता है वो मना कर देता है एन्यूटी पे करने से, तो प्लेंटिफ यहाँ पे क्या करता है, शूट फाइल कर देता है, और डिफेंडेंट जो कंटेंट ये देता है कि डेट द मदर्स ब्रदर, यानी प्लेंटिफ हु वाज प्रोमिस्ड थ्रू टू द पार्टी कॉन्ट्रैक्ट, जिसने प्रॉमिस किया, उस मैं तो उसे एन्यूटी दे रहा हूँ लेकिन उसने बदले में मुझे क्या कंसिडरेशन दिया, वहां से तो कंसिडरेशन मिल ही नहीं रहा। तो इसमें भी कोर्ट यही हेल्ड करती है, इट वाज हेल्ड बाय द कोर्ट दैट द कंसिडरेशन मूव्ड इन डायरेक्टली बिकॉज एज पर सेक्शन 2D कंसिडरेशन में बी गिवन बाय प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, तो जो कंसिडरेशन है वो थर्ड पर्सन से भी मिल सकता है। तो वहां पे जो है उसको जो अपनी मदर से वो कंसिडरेशन मिल गया था गिफ्ट, क्योंकि वो कंडीशन पे थी। तो यहाँ पे ये वैलिड, वो कॉन्ट्रैक्ट जो था वैलिड था, उसे देना था, कंसिडरेशन यहाँ वैलिड था क्योंकि वहां से उसे कंसिडरेशन मिल गया था। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब इसके हम थर्ड एसेंशियल को समझते हैं। कंसिडरेशन में भी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, तो कंसिडरेशन जो है वो पास्ट में भी हो सकते हैं, प्रेजेंट में भी हो सकते हैं, फ्यूचर में भी हो सकते हैं, जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था ना, वो तीनों दिए गए थे उसमें इंडियन। तो कंसिडरेशन पास्ट में भी हो सकती है, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी। तो पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में कैसे होती है, जैसे पास्ट के लिए जो प्रॉमिस आप पास्ट में करते हैं, मतलब आपने कोई प्रॉमिस प्रेजेंट में किया लेकिन उसका जो कंसिडरेशन है वो आपको पास्ट में मिल गया, तो वो होती है पास्ट कंसिडरेशन। जैसे आप आज एक प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम ये काम करेंगे लेकिन उसकी जो कंसिडरेशन था वो आपको पहले मिल चुका था, आपने डिसाइड किया, तो वो है पास्ट कंसिडरेशन। प्रेजेंट कंसिडरेशन वो होती है जैसे कि आप दुकान पे सामान लेने जा रहे हैं, आप कुछ भी जो एक्सचेंज करते हैं एक साथ, आपने सामान लिया और आपने तुरंत पैसे दे दिए, वो हो गया एक तरीके से प्रेजेंट कंसिडरेशन, साथ के साथ सर्विस एक्सचेंज हो गई। उसी के साथ फ्यूचर कंसिडरेशन उसे कहेंगे कि जैसे कि आप प्रॉमिस कर रहे हैं कि फ्यूचर में आप ये कंसिडरेशन लेंगे, जैसे आप किसी क्रॉप पे कर रहे हैं कि जब ये फसल उग जाएगी तो आप इतना मुझे फसल देंगे या इतना गेहूं मुझे देंगे जो भी उस फसल से निकलेगा, तो वो एक तरीके से फ्यूचर होगी। जैसे आप कई बार कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं, जैसे कि आप टेलर के पास भी गए, आपने कहा कि आप मुझे इतने करके सिल के दीजिए, तो वो क्या होती है, फ्यूचर में हो जाती है, फ्यूचर में प्रॉमिस हो जाता है, तो वो फ्यूचर कंसिडरेशन हो गई। तो कंसिडरेशन क्या हो सकती है, वो पास्ट में भी हो सकती है, प्रेजेंट में भी, फ्यूचर में भी। अब है नेक्स्ट, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड सर्टेन, तो कंसिडरेशन जो है वो रियल और सर्टेन होनी चाहिए। वो रियल कैसे होनी चाहिए और सर्टेन कैसे होनी चाहिए, जैसे कि आप पैसे दो और आप, जैसे कि मैं कहता हूँ कि मैं आपको पैसे दूंगा और आप मेरे लिए प्रेयर करना, तो मैंने तो पैसे दिए वो सर्टेन थे, लेकिन जो प्रेयर है वो सर्टेन नहीं है, उसे सर्टेन नहीं माना जाएगा, वो रियल नहीं है एक तरीके से, वो है ही नहीं रियल कि आप प्रेयर करें उसके लिए, तो वो कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। वहीं एक एग्जांपल और देते हैं इसका, जैसे कभी कभी क्या होता है, आप कोई चीज बेच रहे होते हैं तो वो सामने वाला उससे कंसिडरेशन पूछता है कि आप कितने में दे रहे हैं, तो आप जो अगर ये कह देते हैं कि आपकी जो मर्जी हो वो दे दो, मतलब कि आपका जितना मन हो उतना दे दो, तो वहां पर भी सर्टेनिटी नहीं है, वहाँ कंसिडरेशन सर्टेन नहीं है। तो कंसिडरेशन क्या होना चाहिए, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल और सर्टेन होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में, वरना वो कंसिडरेशन नहीं होगा। अब नेक्स्ट है, कंसिडरेशन मस्ट बी लीगल, तो कंसिडरेशन जो है वो लीगल होना चाहिए, इलीगल एक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं किसी को पैसे दूं, मैं प्रोमिसर हूँ, मैं पैसे देता हूँ कि ये लो 50,000 रुपये और उसका मर्डर कर दो या उसको किडनैप कर लो, तो जो पैसे हैं उसके बदले में जो कंसिडरेशन मिल रहा है, ये जो शर्त हो रही है वो इलीगल है, वो लीगल ही नहीं है किसी को किडनैप करना या किसी को मारना, तो इसलिए कंसिडरेशन क्या होना चाहिए, वो लीगल होना चाहिए। और ये क्या है, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, जो कंसिडरेशन है वो जो है कि एडिक्वेट हो, मतलब कि जैसे कि एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे कि मेरा फोन 20,000 का है नहीं, और मैं उसे बेच रहा हूँ, मैं 5,000 की वैल्यू में बेच रहा हूँ, तो वो एडिक्वेट नहीं है, लेकिन कंसिडरेशन होना चाहिए, तो इसलिए जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट, बस कंसिडरेशन होना जरूरी चाहिए। बस कंडीशन ये है कि वो फ्री कंसेंट होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि मुझे किसी ने डरा के या इन्फ्लुएंस करके वो 20,000 का जो वैल्यू है मैं 5,000 में बेच रहा हूँ। तो ये है कि मतलब कंसिडरेशन जरूरी नहीं है कि एडिक्वेट हो,
वो कुछ भी हो सकती है, बस कंसिडरेशन होनी चाहिए और वो फ्री कंसेंट में होनी चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं लास्ट, कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग विच द प्रोमिसर इज ऑलरेडी बाउंड टू डू। मतलब कंसिडरेशन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके लिए प्रोमिसर जो है पहले से ही बाउंड है करने के लिए। जैसे कि पब्लिक सर्वेंट हो गए। अब जैसे आप पुलिस को ये नहीं कह सकते, पुलिस को पैसे इसलिए नहीं देंगे कि वो इन्वेस्टिगेशन करे, क्योंकि वो बाउंड है पहले से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। या कोई जैसे कोर्ट में होते हैं, सरकारी वकील होते हैं, अगर वो केस के लिए बाउंड है पहले से लड़ने के लिए, तो आप उसके लिए कंसिडरेशन नहीं दे सकते। तो ये एक तरीके से पब्लिक सर्वेंट का मैंने आपको एग्जांपल दिया। तो कंसिडरेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो प्रोमिसर है वो ऑलरेडी बाउंड टू हो। ठीक है, आपको ये सारे एसेंशियल समझ में आ चुके हैं कंसिडरेशन के। और अब नेक्स्ट देखेंगे हम इसके एग्जेप्शन। इसके कुछ एग्जेप्शन भी हैं, जैसे कि सेक्शन 25 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ये एग्जेप्शन है। इसमें 3 चीजें दी गई हैं, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, पास्ट वॉलंटरी, प्रॉमिस टू पे पार्ट। तो ये सेक्शन 25 में आते हैं और ये भी कुछ एग्जेप्शन हैं। जैसे कि सेक्शन 25 कहता है एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड अनलेस। तो जो एग्रीमेंट होते हैं बिना कंसिडरेशन के वॉइड होते हैं, लेकिन अनलेस, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, वो उसे नोटिस ना करें। तो वो कौन कौन से हैं? नेचुरल लव एंड अफेक्शन में कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती। पहला एग्जेप्शन तो ये है कि जो नेचुरल लव अफेक्शन होते हैं उसमें, जैसे कि रिलेशन होते हैं, फादर का हो गया, सन का हो गया, फैमिली मेंबर जो होते हैं, जो लव एंड अफेक्शन में है नेचुरली। लेकिन इसके इसेंशियल हैं कुछ। इसेंशियल क्या क्या होने चाहिए वो ध्यान से सुनिए। इसेंशियल जो वो जो एग्रीमेंट है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, रिटर्न में होना चाहिए। एग्रीमेंट रिटर्न में होना चाहिए और वो रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। इमिडिएटली नियर रिलेशन में होना चाहिए, लव एंड अफेक्शन में होना चाहिए। वो रजिस्टर इसलिए होना चाहिए क्योंकि कई बार फैमिली में होता है कि हम काफी प्रॉमिस ऐसे करते हैं, तो जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं होगा, रिटर्न में नहीं होगा, तो वो एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा। तो जो लव एंड अफेक्शन के एग्रीमेंट है वो बिना कंसिडरेशन के भी वैलिड होते हैं। जैसे किसी फादर ने प्रॉमिस किया अपने सन को कि वो उसे 2 लाख रुपए देगा रिटर्न में, तो वह एग्रीमेंट वैलिड होगा बिना किसी कंसिडरेशन के, क्योंकि फादर की तरफ से तो 2 लाख मिल गए, पर सन की तरफ से कुछ है क्या है, कंसिडरेशन नहीं जा रहा। लेकिन लव एंड अफेक्शन में कंसिडरेशन होता है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन में। उसी के साथ पास्ट वॉलेंट्री सर्विस में भी किसकी जरूरत नहीं है, कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। पास्ट वॉलेंट्री सर्विस के इसके भी इसेंशियल है कि जो एक्ट है वो मस्ट भी वॉलेंट्री होना चाहिए, वो वॉलेंट्री होना चाहिए। अगर वो वॉलेंट्री नहीं हुआ तो फिर वो अलग कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। और प्रोमिस मस्ट भी एग्जिस्ट होने चाहिए एट द टाइम प्रोमिजन। और एग्रीमेंट होना चाहिए कि वो उसने एग्री करा हो कंपनसेट के लिए। जैसे कि एग्जांपल से आप समझेंगे कि मैंने किसी का पर्स ढूंढ के दिया, पास्ट में वॉलेंट्री मैंने किसी का पर्स ढूंढ के दिया और वो मुझे वो करता है प्रॉमिस कि मैं आपको 2,000 रुपये या 3,000 रुपये दूंगा इस तरीके से, और वो वॉलेंट्री मैंने अपनी सर्विस करी, उन्होंने मुझे कंपनसेट के लिए प्रॉमिस करा। तो यहाँ पे मुझे वो नहीं देने की जरूरत है कंसिडरेशन, वो बिना कंसिडरेशन के वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। एंड थर्ड है प्रोमिस टू पे टाइम बार्ड डेप्ट। तो टाइम बार्ड डेप्ट मतलब कि जो प्रोमिस होता है, लाइक जैसे कि मुझे पैसे देने हैं किसी को, और उसने पैसे, मैंने टाइम बार्ड मतलब एक लिमिटेशन पीरियड है वो निकल गया, तो वो बाउंड नहीं है कि मेरे से पैसे लेने के लिए। लेकिन उसके बाद में प्रॉमिस करता हूँ कि हाँ मैं आपको पैसे दूंगा, इतने दूंगा, वो कितने भी हो सकते हैं, जो कि मैं उतने अमाउंट कह रहा हूँ कि मैं इतने पैसे आपको दूंगा प्रॉमिस करने के लिए, जो कि डेप्ट का टाइम बार्ड हो चुका है, उसके बाद में प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं इतने पैसे दूंगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा बिना कंसिडरेशन के। वही नेक्स्ट एग्जेप्शन ये है कि क्रिएट एन एजेंसी। अगर आप एजेंसी क्रिएट करते हैं तो वो भी बिना उसके हो जाएगी कंसिडरेशन के। वो किस में दिया गया है एजेंसी का? सेक्शन 185 सेज दैट नो कंसिडरेशन इज नीड टू क्रिएट एन एजेंसी। तो एजेंसी क्रिएट करने के लिए कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। वहीं अगर आप गिफ्ट करते हैं किसी को, आप गिफ्ट में कुछ देते हैं, आप प्रॉपर्टी भी दे सकते हैं गिफ्ट में, या कुछ भी जो आप बाइक वगैरह कुछ भी देते हैं, तो उस गिफ्ट को देने के लिए भी कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती। और चैरिटी में भी किसकी जरूरत नहीं होती, कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती। तो जनरली क्या है, हम कंक्लूजन बताएं कि कंसिडरेशन बहुत जरूरी है एग्रीमेंट के लिए। बिना कंसिडरेशन के एग्रीमेंट नहीं हो सकता, कंसिडरेशन कुछ ना कुछ होना चाहिए। लेकिन ये कुछ एग्जेप्शन है जहाँ पे कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती। अब बिना कंसिडरेशन के भी इन कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकता है। एंड आई होप गाइज आपको ये जो पूरा लेक्चर है कंसिडरेशन का समझ में आ चुका होगा। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।